तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। प्रश्नावली 3.1 में आगे बढ़ते हुए आज हम प्रश्न क्रमांक 4 का ये पहला क्वेश्चन अच्छे से हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं, और यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इन दोनों समीकरणों के बारे में बताना है कि ये संगत हैं या फिर असंगत हैं। तो कैसे बता सकते हैं? देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो दोनों समीकरण दिए गए हैं इनकी तुलना हम व्यापक समीकरण से करेंगे। पहला स्टेप, जब हम व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान मिल जाएंगे। ठीक है, अभी अपन करेंगे तो पता चल जाएगा। उसके बाद इन तीनों शर्तों में से जो भी शर्त आ रही हो उससे हम संगत या असंगत बता सकते हैं। जैसे इन दोनों शर्तों में संगत होता है और इस शर्त में असंगत होता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप करते हैं ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए। हमें दो समीकरण दिए गए हैं, हम दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म। अब इसके बाद हम ये पहला समीकरण लिखेंगे जो कि दिया गया है x प्लस वाई बराबर 5। इसके बाद ये दूसरा समीकरण लिख लेंगे 2x धन 2y बराबर 10। लेकिन हम इन्हें समीकरण 1 और 2 नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हमें इनकी तुलना करनी है अपने व्यापक समीकरण से, और व्यापक समीकरण के बराबर में क्या होता है? 0। क्या इनके बराबर में 0 है? आंसर है नहीं है। तो सबसे पहले हमें इन्हें व्यवस्थित करना होगा और इनके बराबर में 0 लाना होगा। उसके बाद हम उन्हें समीकरण 1 व 2 बना सकते हैं। तो चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं। तो नीचे लिखेंगे व्यवस्थित करने पर। तो व्यवस्थित करने पर हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे? व्यवस्थित की बराबर में 0 आ जाए। बहुत सिंपल है। ये x प्लस वाई हमने ज्यों का त्यों लिखा, समीकरण 1 का x प्लस वाई लिखा, और ये जो 5 है इसको अंदर खींच लिया। तो अंदर खींचने का मतलब है कि 5 का पक्षांतर कर लिया इस तरफ, तो ये प्लस का 5 है उस तरफ जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। और बराबर में क्या बचेगा? तो बराबर में बचेगा 0। आ गया ना 0। अब हम इसे समीकरण 1 बना सकते हैं। इसके बाद ये जो 10 है ना इसका भी पक्षांतर कर लो इस तरफ। तो देखो, पहले लिखेंगे हम 2x, फिर धन 2y लिखेंगे, तो धन 2y। इसके बाद ये जो 10 है ना इसका पक्षांतर उस तरफ करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, और बराबर में क्या आएगा? 0। तो मतलब इसको भी खींच लिया अंदर तो माइनस का हो गया बराबर 0। अब हम इसे समीकरण 2 बना सकते हैं। मतलब हम व्यापक समीकरण से तुलना जब तक नहीं कर सकते जब तक बराबर में 0 ना हो। अब इसके बाद हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 की तुलना, नीचे लिखेंगे समीकरण 1, आपको ये भाषा याद कर लेनी है क्योंकि हर सवाल में लिखेंगे हम। समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण a1x धन b1 बाय धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2 बाय धन c2 बराबर 0 से करने पर। ये आपको व्यापक समीकरण याद कर लेने हैं। ठीक है, याद कर लोगे ना? a1x धन b1 बाई धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2 बाई धन c2 बराबर 0। अब ये अपन को लिखना है। उसके बाद देखो a1 का मान कैसे जल्दी से पता चलता है, बहुत ध्यान से समझना। a1 का मान आ जाएगा, b1 आ जाएगा और c1। तो ये पहले लिख लो कि a1 बराबर, फिर b1 बराबर, फिर c1 बराबर, नीचे आएगा a2 बराबर, फिर यहाँ आएगा b2 बराबर, और यहाँ आ जाएगा c2 बराबर। चलो a1 का मान कितना है? देखो a1 b1 c1 तीनों के मान मिलेंगे समीकरण 1 से। इसी तरीके से a2 b2 c2 के मान मिलेंगे समीकरण 2 से। तो ध्यान से देख रहे हो ना? तो बताओ a1 कितना है? तो x के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाता है। जो भी x का गुणांक होगा वो a1 का मान होगा।
फिर से सुनो, जो भी x का गुणांक होगा वो a1 का मान होगा, लेकिन कुछ नहीं है गुणांक तो कितना माना जाता है 1। तो a1 की जो मान है वो कितना आ जाएगा 1। इसी तरीके से b1 बताओ। समीकरण 1 में जो y का गुणांक होगा वही b1 है। क्या है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, तो क्या माना जाएगा 1 माना जाएगा। इसी तरीके से समीकरण 1 में जो अचर पद होगा वही c1 है, तो -5 चिन्ह सहित लिखने होते हैं ये मान, तो -5 हो गया। यहाँ पे एक ही है तो प्लस माना जाता है, ये तो एक एक दोनों जगह प्लस ही माना जाएगा। अब 2 के बारे में बताइए। तो ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 में जो x का गुणांक होता है वो होता है a2, कितना है 2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2 लिखोगे। फिर समीकरण 2 में जो y का गुणांक होता है वो होता है b2, कितना आ गया 2 आ गया, देखो y के आगे लिखा है। और समीकरण 2 में जो अचर पद होता है ना वो होता है c2 का मान, यानी कि -10 आ गया। बोलो बन जाएगा ना। इसके बाद अब हम इनके अनुपात निकालेंगे, यानी a1 बटे a2 निकाल लेंगे, b1 बटे b2 निकाल लेंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं तो आगे बढ़ के c1 बटे c2 निकाल लेंगे। तो देखो सबसे पहले निकालेंगे a1 बटे a2, बराबर लगा दो। तो a1 का मान कितना है 1, ये बटे लगा है तो बटे, और a2 का मान कितना है 2, तो कितना आया 1 बटे 2। अब b1 बटे b2 निकाल दो, तो b1 बटे b2, चलो बता दो b1 कितना है 1, बटे लगा है तो बटे लगा दो, और b2 कितना है 2। तो देखो ये दोनों तो बराबर हो गए। तो अब हम c1 बटे c2 निकाल लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे c1 बटे c2 बराबर, तो देखो -5 बटे -10 हो जाएगा, क्योंकि c1 का मान है -5 बटे c2 का मान कितना है -10, तो -10 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना आ गया 1 बटे 2। देखो तीनों बराबर हैं, तो लिखना है कि यहाँ 1 बटे 2 बराबर है किसके 1 बटे 2 के, और वो भी किसके बराबर है 1 बटे 2 के। तो देखो ये तीनों बराबर हैं, इसका मतलब कि ये भी तीनों बराबर होंगे। तो इसलिए हम लिखेंगे कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, और बराबर है c1 बटे c2 के। जब ये कंडीशन बन जाती है तो इसे हम हाईलाइट करेंगे, और ये जो कंडीशन है ये किसके बराबर है, तो ये हमारी तीसरी शर्त के बराबर होता है कि जब a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के, और वो भी बराबर हो c1 बटे c2 के, तब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो संगत रेखाएं प्राप्त होती हैं। कौन सी रेखाएं, संगत रेखाएं। इस वाले केस में भी मैं बता देता हूं कि देखो a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, तो संगत रेखाएं। तो हमें पता चल गया कि ये जो समीकरण युग्म हमें दिए गए थे वो संगत हैं। तो लिखेंगे कि दिए गए समीकरण युग्म संगत हैं, दिए गए समीकरण युग्म संगत हैं। ये हमने सबसे पहले लिख लिया, संगत है। और साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो ग्राफ है, ये इसमें जो ग्राफ होता है उसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। देखो ये जो इस वाली शर्त में पहले समीकरण की रेखा के ऊपर से ही दूसरे समीकरण की रेखा जाती है, तो हम लिखेंगे तथा समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब इन्होंने कहा था कि अगर संगत आते हैं, अगर युग्म कैसे आते हैं संगत, तो ग्राफीय विधि से बताइए। देखो क्वेश्चन में वापस चलते हैं। इन्होंने कहा था कि यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो चलिए फिर ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं। आपको तो पता ही होगा कि सबसे पहले समीकरण 1 लेते हैं और समीकरण 1 में मान रखते हैं, तो मतलब x या y के मान रखेंगे। तो x का मान रखोगे तो y का मिलेगा, तो एक तालिका बनेगी, तालिका से ग्राफ बनेगा। ठीक उसी प्रकार समीकरण 2 में करेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट पेज पे शुरुआत करते हैं। हेडिंग डालेंगे ग्राफ के लिए, फिर इसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से अब समीकरण 1 लिख लेते हैं। ये देखिए ये है समीकरण 1, और इसको हमने समीकरण 1 बना भी दिया, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए यही था ना हमारा समीकरण 1 इसी सवाल का, देखिए आप, ये है ना। अब इसमें हम मान रखेंगे, तो हम x का कुछ भी मान रखेंगे जिससे y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। हम x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान हमें 5 मिल जाएगा। तो लिखेंगे कि x बराबर 0 रखने पर
तो जैसे ही हम x की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 प्लस y माइनस 5 बराबर 0, है ना। तो आगे का 0 यहाँ पे कोई महत्व नहीं रखता, तो y माइनस 5 बराबर 0 बचेगा। 0 को हटा दिया तो y माइनस 5 बराबर 0। अब ये जो माइनस का 5 है ना, इसका पक्षांतर इस तरफ कर दिया तो y बराबर हो जाएगा, ऋण का 5 इस तरफ गया तो धन का 5 हो गया। तो y का मान कितना मिल गया, 5 मिल गया। तो तालिका बना लेते हैं यहाँ पे, और आपको भी तालिका अच्छी बनानी है, ठीक है। तो ये तालिका बना ली हमने। अब इसमें क्या करना होता है, मान रखने होते हैं। तो तालिका देखो 2 खंड वाली बनाना है, यहाँ x यहाँ y। ऐसी तालिका बनाओ कि x के 2 मान रखो। तो x बराबर कितना रखा अभी 0, तो y का मान कितना मिल गया है, 5 मिल गया, ठीक है, समझ आ रहा है ना। अब x का मान हमें कुछ आगे और हम मन से कुछ भी रख सकते हैं, तो अब हम 1 रख देते हैं। तो हमने x बराबर 1 रख दिया। x बराबर 1 रखने पर, तो जैसे हमने x बराबर 1 रखा तो हमें x की जगह पे कितना रखना होगा, 1। तो 1, बाकी पूरा समीकरण ज्यों कहते हो, तो धन बाई ऋण 5 बराबर 0। तो धन के बाई माइनस 5 बराबर 0 कर दिया। इसके बाद देखो माइनस का 5 है और प्लस का 1 है, तो माइनस का 4 बच जाएगा, क्योंकि 5 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4। लेकिन बड़ी संख्या ऋण की यहाँ पे थी या माइनस की थी, तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा और बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये जो माइनस का 4 है ना, इसका पक्षांतर इस तरफ कर लेते हैं तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे हमने देखा कि 1 रखने से 4 मिला, तो हमने कहा कि चलो 1 रखने से, x का मान 1 रखने से y का मान कितना मिल गया, 4 मिल गया। बोलो समझ आ गया। तो समीकरण 1 की तालिका तो बन चुकी है। अब समीकरण 2 की तालिका और बन जाए, उसके बाद हम मान रखेंगे। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे समीकरण 2 से। अब जो समीकरण 2 है उसको लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 है 2x धन 2y माइनस 10 बराबर 0। अब पहले तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे x का मान 0 रख देते हैं, ठीक है। तो फिर से x का मान हम 0 रख देते हैं, तो क्या होगा, तो देखो इसको हमने बना दिया सबसे पहले तो समीकरण 2। तो इसमें हम मन से मान रख सकते हैं, तो हमने x का मान कितना रख दिया, 0। तो x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो क्या होगा, बहुत ध्यान से समझो। तो यहाँ पे 2 लिखा है तो 2, और जो x लिखा है ना, तो x की जगह पे 0 रख दो कोष्टक में। तो ये देखो ये 0 रख दिया। फिर धन 2y, तो यहाँ पे धन के 2y, माइनस का 10, तो माइनस का 10, और बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। इसके बाद 2 शून्यम 0, धन के 2y और माइनस का 10 बराबर कितना हो गया, 0। तो माइनस का 10 इस तरफ ले जाओ तो 2y बराबर 10 हो गया। तो देखो अब ये 2 जो है वो गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या बटे में, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 10 बटे 2, 2 पंचे 10, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर 5 आ गया। देखो सेम वही आया है। तो अब यहाँ पे हम फिर से तालिका बना लेंगे। तालिका कहाँ बनाते हैं, जहाँ ये भाषा लिखते हो, x बराबर 0 रखने पर, तो वहाँ पे तालिका बनती है। तो ये तालिका बना लेना। अब इसमें आपको क्या करना है, ऐसे 2 खंड वाली बना लेना। वैसे तो 3 खंड वाली है, 1 2 3, यहाँ x y लिख जाते हैं तो फिर मैं इसलिए 2 खंड बोलता हूँ। तो x का मान कितना रखा, 0, तो x का मान कितना रख दिया, 0। तो y का मान कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब हम x का मान कुछ और रखते हैं, जैसे हमने 3 रख दिया, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 6 10 में से घटेंगे तो 4 बचेंगे, 2 से कट जाएगा। तो अब हम x का मान थोड़ा बड़ा रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं। तो x बराबर 3 रखने पर, तो अब हम x बराबर 3 रखेंगे। तो देखो बड़े ध्यान से समझना, 2 लिखा है तो 2, x की जगह पे हमने 3 रख दिया, प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। तो प्लस के 2y माइनस का 10 बराबर 0, ठीक है। अब देखो 3 दूनी 6, और प्लस का कितना हो जाएगा, 2y, और माइनस कितना हो जाएगा, 10, और बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब देखो ये 2y तो ज्यों का त्यों रहेगा, और 10 में से 6 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस का 4 बच जाएगा। 10 में से 6 गए, कितने बचे, 4। माइनस का क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी, और बराबर में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये जो माइनस का 4 है, इसका इस तरह पक्षांतर कर लो, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 ये गुणा में है, गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, बटे में, तो y बराबर हो जाएगा 4 बटे 2, 2 दूनी 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये देखो y का मान 2 आया है जब x का मान 3 रखा है। तो x का मान 3 रखने से y का मान कितना आ गया, 2। अब हम इसका ग्राफ खींच लेते हैं।
तो यहाँ पे देखिए कि ये है ग्राफ। अब इस ग्राफ को आपको ग्राफ कॉपी में भी मिल जाएगा या फिर आप बना भी सकते हो। तो अब इसमें मैंने नंबर भी डाल दिए हैं। अब डायरेक्ट हम ग्राफ खींच लेते हैं। तो पहले हम पहली तालिका का ग्राफ खींचेंगे। तो पहली तालिका सामने रख लेते हैं। अब इसमें लिखा है कि x का 0 और y का 5। तो x का 0 सबका 0 ये होता है, तो यहाँ 0 लिख देते हैं। x का 0 y का कितना होना चाहिए 5, तो y का धन का 5 है ना, तो ऊपर मिलेगा। तो x का 0 y का 5 यहाँ आप डार्क कर देना, ये बिंदु हो जाएगा। 0 पे डार्क नहीं होता, संख्या पे डार्क होता, तो ये हो गया। इसके बाद x का 1 और y का 4। तो x का 1 ये है और y का 4 ये है। तो 1 और 4 को ऐसे डायरेक्ट तो मिला नहीं सकते हैं, तो इस तरीके से आप ऊपर बढ़ोगे तो यहाँ पे, और 4 को इधर से बढ़ाओगे तो ये कॉर्नर आपको दिख ही रहा है इसमें। तो यहाँ पे क्या है, ये x का 1 और y का 4। तो यहाँ लिख सकते हो 1 और 4 है ये बिंदु, और इसको लिख सकते हो कि ये क्या है 0 और 5 है, क्योंकि x का 0 था तो पहले x का लिखोगे फिर y का लिखोगे। ये दोनों बिंदु मिल गए। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। तो स्केल की हेल्प से खींच देते हैं। तो यहाँ स्केल रखा और इस तरीके से दोनों बिंदुओं को मिलना चाहिए, और फिर एक लाइन खींच देते हैं हम दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई। ठीक है, तो ऐसी लाइन खींचनी है ताकि सही बने, कोई गलत ना हो। तो ये देखो, ये सही बना दिया इस तरीके से। ठीक है, तो दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक लाइन खींच देते हैं। ये देखो, ये लाइन है, इसे अपन PQ नाम दे सकते हैं। अब इसके बाद हम समीकरण 2 के जो है उसको भी मिला लेते हैं, समीकरण 2 की लाइन को। तो उसके लिए ये रही तालिका। अब इसके लिए क्या करना होगा, बड़े ध्यान से समझना है कि x का 0 और y का 5। तो x का 0 ये है और x का 0 क्या है और y का 5 है। तो देखो y का 5 ये है, तो फिर से वही बिंदु है, तो इसको अपन ने फिर से डार्क कर लिया। फिर x का 3 है और y का 2 है। तो x का 3 ये है और y का जो 2 है वो यहाँ पे है। तो x का 3 और y का 2 देखो, तो ये तो ऑलरेडी उसी रेखा पे दोनों बिंदु मिले हैं जो पहले खिंच गई है। इसका मतलब समपाती रेखाएं होंगी। अब इन दोनों बिंदुओं पे से खींचोगे तो यही आएगी, तो इसे भी RS नाम दे देना इसी रेखा को, कि इस पे हमने एक और खींच दी है। तो संगत मतलब समपाती रेखाएं प्राप्त होंगी। और वैसे भी समपाती रेखाओं के लिए ही हम ऐसा बोल सकते हैं कि A1/A2 जो हमें इसकी शर्त मिली थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसकी शर्त भी वही थी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2। ये कब होता है, ये तभी होता है, मैंने आपको समझाया भी था कि ये कब होता है, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 कब होता है, जब एक के ऊपर से दूसरी रेखा हो, और वो ग्राफ में भी दिख गई। तो इसका मतलब है कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और संगत रेखाएं प्राप्त होंगी। ठीक है, तो इसके जब समपाती रेखाएं होती हैं ना, तो याद रखना अपरिमित रूप से अनेक हल ही होते हैं। तो ये पूरी तरीके से प्रूव हो चुका है, और हमने इसका ग्राफ भी खींच के आपको बताया। ये देखिए इस तरीके से। तो ये ग्राफ हो गया, ये हल हो गया। अब आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ, फिर यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे, फिर यहाँ। ठीक है, और साइड में प्लेलिस्ट आ रही होगी तो आप वहाँ से जाके देख भी सकते हैं। और ये रहा ग्राफ, तो ग्राफ की भी फ़ोटो आप ले सकते हैं। ठीक है, और नोट्स बनाते जाना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते जाना। बाकी सारे वीडियोस लेक्चर उपलब्ध हैं प्लेलिस्ट में, तो आप क्रमानुसार अध्ययन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसी चौथे के दूसरे में। थैंक यू।